नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ बढ़ेंगे खबरों की तरफ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। ये एसआईटी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सुपरविजन में काम करेगी और सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि टीम को 1 माह के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक 21 सितंबर को ही परीक्षा की प्रक्रिया रोक दी गई है और परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। इस फैसले को सरकार ने पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में उठाया गया है और ताकि छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखा जाए। अब आदेश जारी कर दिए गए हैं और एसआईटी तुरंत ही काम शुरू कर देगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी साझा की थी। उन्होंने बताया था कि पूरे मामले की गहन जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है और ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के सुपरविजन में काम करेगी। आपको बता दें कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि टीम को 1 महीने के भीतर ही अपनी जांच को पूरा करना होगा और रिपोर्ट सौंपनी होगी। वहीं मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक 21 सितंबर को जो परीक्षा हुई थी उसकी प्रक्रिया रोक दी गई है और परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। इस फैसले को सरकार ने पारदर्शिता और निष्पक्षता के तहत उठाया है। इक्कीस तारीख को हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़े पेपर लीक मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खालिद की बहन साबिया को पहले ही गिरफ्तार किया था। तफ्तीश में आरोपी ने बताया कि वह परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले यानी 20 तारीख को चोरी छिपे परीक्षा केंद्र में पहुंच गया था, जहां उसके द्वारा छुपाकर मोबाइल फोन रखा गया था। उस फोन के जरिए ही परीक्षा पत्र की तस्वीरें खींच ली गईं और वे तस्वीरें खालिद ने अपनी बहन साबिया को भेज दी थी। पुलिस के अनुसार साबिया ने ये तस्वीरें टिहरी जिले में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भेजकर प्रश्नों के उत्तर मंगवाए थे और पुलिस का ये भी कहना है कि सुमन को शक होने पर उसके द्वारा वह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें फैलने और गिरफ्तारी के डर से मुख्य आरोपी खालिद दिल्ली भाग गया था। पुलिस ने बाद में रायपुर क्षेत्र में उसे गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ अभी जारी है। मामले की पारदर्शी छानबीन के लिए एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया गया है और पुलिस ने बताया कि एसआईटी जल्द ही एक आधिकारिक ईमेल आईडी और टोल फ्री मोबाइल नंबर भी जारी करने जा रही है। कि ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शासन स्तर पर एक एसआईटी जो गठित की गई है उसका पर्यवेक्षण माननीय हाईकोर्ट जो है उनके रिटायर्ड न्यायाधीश के पर्यवेक्षण में होगा और इसमें जो टेक्निकल टीम है उसमें हमारे साइबर कमांडोज हैं जिनकी की स्पेशल ट्रेनिंग इस चीज़ के लिए की गई है। दूसरी बात जो आप ये बात कर रहे हैं युवाओं की, तो मैं उनको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहती हूँ। हम इस चीज़ के लिए बहुत अधिक कंसर्न है कि अगर ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी तथ्य उनकी जानकारी में है तो वो कृपया हमें बता दें। बिल्कुल ओपन इन्वेस्टिगेशन है, किसी के पास ऐसी कोई भी क्लिक आती है, कोई भी जानकारी है किसी से भी संबंधित, तो वो बता सकते हैं। मैं इसमें अपने जो ऑफिस है उसकी ईमेल देती हूँ, जो भी आप ईमेल करना चाहें उसमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जल्दी ही एक फ़ोन नंबर भी जारी होगा और उसमें जो भी आप व्हाट्सएप पे बताना चाहें, फ़ोन के माध्यम से बताना चाहें, बिल्कुल ओपन है। तो छात्रों के हितों का 100% ध्यान रखा जाएगा। ऐसी कोई भी अगर बात होगी, ऐसा कुछ भी होगा तो इसके लिए हम बिल्कुल तत्पर है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि एसआईटी इसके तह तक पहुँचेगी। इसमें जितने भी लोग अगर शामिल होते हैं किसी भी स्तर पर, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
उत्तराखंड में यूके 8080 पेपर लीक विवाद पर बवाल के बीच में सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा तो ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने के लिए संगठित होकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। युवाओं को भड़काने के लिए नकल जिहाद शुरू कर दिया जा रहा है। सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी नकल माफियाओं और जिहादियों को बता देना चाहते हैं कि नकल माफिया को मिट्टी में नहीं मिलाए जाने तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि जब से उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, तब से कितने पेपर लीक हो रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अब मुख्यमंत्री ने नकल जिहाद की बात की है तो पहले उन्हें बताना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद पेपर लीक पर सवाल उठाए हैं, तो क्या ये जिहाद है? पेपर जिस दिन था उससे एक दिन पहले हाकम सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब है कि हाकम सिंह के तार पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं और अधिकारी और नेता उससे मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नकल को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और अब इससे भागना नहीं चाहिए। ये नकल जिहाद की बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, ये जिहाद तो आपके पार्टी के सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो आपके मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने आप लोगों पे सवाल उठाए, तो इसको भी आप जिहाद मानेंगे? जो हकीकत है उससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से पेपर लीक हुआ है? पेपर जिस दिन था उससे एक दिन पहले आपने हाकम सिंह को गिरफ्तार किया। इसका मतलब यह है कि हाकम सिंह के तार पूरे प्रदेश के अंदर फैले हैं, सारे अधिकारी और नेता उससे मिले हुए हैं। और जिस दिन पेपर होता है आधे घंटे के अंदर पेपर बाहर आ जाता है। आप कहते हैं सिर्फ 3 उसमें से पर्चे बाहर आए, तो ये तो पेपर लीक है। तो भारतीय जनता पार्टी नकल को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और जिसका जीता जागता उदाहरण है कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी इसकी पुष्टि की है और भारतीय जनता पार्टी नकल को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और पूरे प्रदेश के युवाओं का भविष्य इन्होंने अंधकारमय कर दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंदाचार्य चौक पर पहुंचकर वहां के व्यापारियों से जीएसटी से हुए 8 साल के नुकसान के विषय में अवगत कराया है। कांग्रेसियों ने कहा कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में रियायत प्रदान की है, जबकि पिछले 8 साल में केंद्र सरकार ने आमजन से करीब 127 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर लिए हैं। जब केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था तब भी उसे उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया गया था और अब जब जीएसटी में रियायत दी गई है तो उसे बचोत्सव का नाम दे दिया गया है। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दुकान दुकान जाकर जीएसटी से आमजन को हुए नुकसान के बारे में व्यापारियों को अवगत कराया है। आपको बता दें कि जीएसटी की दरें हटा दी गई हैं और अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर होते हुए देखी जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंद्राचार्य चौक पर पहुंचकर वहां के व्यापारियों को जीएसटी से हुए 8 साल के नुकसान के विषय में अवगत कराया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। कांग्रेसियों ने कहा कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में रियायत तो प्रदान की है, लेकिन पिछले 8 साल में जो नुकसान हुआ है वो कितना है, इसके विषय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम व्यापारियों को अवगत कराया है। कांग्रेसियों ने कहा कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में रियायत प्रदान की है, जबकि पिछले 8 साल में केंद्र सरकार ने आमजन से करीब 127 लाख करोड़ रुपए वसूल कर लिए हैं। आपने देखा होगा कल जो हरिद्वार विधायक माननीय मदन कौशिक जी हैं, वो यहाँ जीएसटी के लाभ बता रहे थे व्यापारियों को। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ जल भराव की समस्या होती है, जब वो काम छुपा के बैठे होते हैं और जब पूरी दुकानदार यहाँ अपनी दुकानों में नुकसान कराए बैठते हैं, जब उनका पानी भर जाता है, दुकान में नुकसान होता है, जब वो कहाँ होते हैं? आज वो जीएसटी के लाभ बता रहे हैं कम होने के। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो 8 साल से जीएसटी पे लूट मचाई है, उसका पैसा का वापसी कौन देगा? क्यों? क्योंकि लगाई भी इनकी सरकार ने थी और हटाई भी इनकी सरकार रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग गुमराह कर रहे हैं जनता को, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम व्यापारियों के बीच में आए हैं और जो हमने ये पर्चे अपने हाथ में ले रखे हैं, जो उनको हम दे रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये लोग जब आए तो आप ये जरूर पूछें, जब जल भराव होता है यहाँ तो तुम लोग जब कहाँ होते हो?
काशीपुर में अचानक से एक झूठी अफवाह ने फिर से तनाव फैलाने की कोशिश की है। कहा गया है कि पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई है। सवाल उठने लगे कि क्या ये सच है या सिर्फ शहर का माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। दरअसल काशीपुर के अली खान इलाके में हिंसा के बाद पुलिस चौकन्नी हो गई थी। जगह जगह जवान तैनात थे और उपद्रवियों की पहचान भी की जा रही थी। इसी बीच कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई कि पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई है। अफवाह फैलते ही शहर में सनसनी फैल गई और हालात एक बार फिर से बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन पुलिस ने समय रहते इस अफवाह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जो भी दावा किया गया है कस्टडी में युवक की मौत, वो पूरी तरह से झूठ और भ्रामक है। हमारी टीम के कैमरों ने उस युवक की एक्सक्लूसिव वीडियो और तस्वीरें कैद की हैं जिसमें वह स्वस्थ दिख रहा है और अपने पिता के साथ जाते हुए भी नजर आ रहा है। एसपी सिटी अभय सिंह ने कहा कि माहौल खराब करने वाले, हिंसा फैलाने वाले, अफवाह फैलाने वालों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल क्लिप्स के जरिए उन लोगों की पहचान भी की जा रही है जो जानबूझकर झूठ को फैला रहे हैं या माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि सोच समझकर बोलिए। जो लोग यहाँ अफवाह का खेल खेलेंगे उन्हें कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकेगा। आपको बता दें कि हाल ही में पुलिस कस्टडी में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था और ये खबरें लगातार प्रकाश में बनी हुई थी। वहीं ऐसे में काशीपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है अराजक तत्वों के द्वारा। काशीपुर में अचानक से एक झूठी अफवाह ने तनाव फैलाने की कोशिश कर दी है। इसमें कहा गया है कि पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई है और सवाल उठने लगे कि क्या ये खबर सच है या सिर्फ शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ सभी को अवगत कराऊंगा कि 21 तारीख को भी इसी तरीके से गलत तथ्यों के आधार पे एक भ्रामक सूचना फैला करके और बिना किसी अनुमति के इसी तरीके से एक कार्यक्रम करके और अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। उसमें न केवल आम लोगों के लिए बल्कि पुलिस के भी जीवन को जोखिम में डाला गया, सार्वजनिक संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। उसमें पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत करके लगातार कार्रवाई की जा रही है। चूंकि यह कार्रवाई हम इस चीज का जरूर ध्यान रख रहे हैं कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है, जो कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, जो अराजकता फैला रहे थे, जो शांति को चुनौती दे रहे थे, हम उन्हीं को करें। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में भी काशीपुर जैसी साजिश रचने की कोशिश की गई है। हरिद्वार के ग्राम धनपुरा और घिसूपुरा में देर रात हजारों की भीड़ इकट्ठा होकर बिना अनुमति जुलूस निकल रही थी। भीड़ के रूप में ताकत दिखाने का प्रयास किया गया जिससे हिंदू समाज में दहशत का माहौल बन गया है। गांव के हिंदू परिवार देर रात घरों में कैद रहे और उन्हें डर कि कहीं काशीपुर जैसी हिंसा यहां पर भी ना दोहरा दी जाए। लगातार 4 दिनों से रात में जुलूस निकाले जा रहे हैं और क्षेत्र में दंगा भड़काने की आशंका को और ज़्यादा गहराते हुए देखा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये कोई सामान्य जुलूस नहीं बल्कि माहौल बिगाड़ने और दंगा भड़काने की साजिश की जा रही है। आपको बता दें कि हिंदू समाज ने देर रात फेरूपुर चौकी घेरकर जोरदार विरोध किया है और प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की है। बजरंग दल पदाधिकारियों ने कहा, हिंदुओं को डराया जा रहा है, बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। हालात बेकाबू होने से पहले ही सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। हाल ही में आप देखने को मिला है कि काशीपुर में जो हालात हैं अब वो हरिद्वार में भी दोहराने के जैसे हालात बन रहे हैं। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में काशीपुर जैसी साजिश रचने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार के ग्राम धनुपुरा और घिसूपुरा में देर रात हजारों की भीड़ इकट्ठा होकर बिना अनुमति जुलूस निकाल रही है। ऐसे में वहां पर डर का माहौल बन गया है। भीड़ के रूप में ताकत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हिंदू समाज दहशत में आ जाए और गांव के हिंदू परिवार देर रात घरों में कैद रहे। हमारे संवाददाता रुपेश वालिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुपेश, क्या कुछ देखने को मिल रहा है हरिद्वार में? देखिए माधवी, ये पूरा जो मामला है हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में गांव धनपुरा पड़ता है और धनपुरा के पास ही एक और गांव है घिसूपुरा, वहां का ये पूरा मामला है। पुलिस का कहना ये है कि कुछ लोग वहां पर कुछ असामाजिक टाइप के पोस्टर लगा रहे थे
जी। तो जिनके विरोध में उन पोस्टरों को कुछ लोगों ने हटा दिया, तो जिनके विरोध में कुछ लोग एकत्र हो गए और उन्होंने वहां पर जुलूस नुमा जो है जुलूस निकालना शुरू कर दिया और मतलब जबरन जो है सांप्रदायिक टाइप के नारे भी लगाए जा रहे थे। जी। जिसके बाद ये सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और पुलिस ने सूचना पाते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस। एसपी देहात शेखर चंद दयाल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वो जो जुलूस निकालने वाले लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है लोगों को। हालांकि लोगों का कहना ये है कि जो एक समुदाय विशेष के लोग हैं वो माहौल खराब करना चाहते हैं जी। और इसीलिए उन्होंने उन पर कार्रवाई की मांग भी की है। हालांकि पथरी पुलिस द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ ये बिना अनुमति के जुलूस निकालने का मामला भी दर्ज किया गया है। अभी फिलहाल देखना यह है कि थानाध्यक्ष पत्री से जब बात की गई तो थानाध्यक्ष पत्री ने साफ साफ ये कहा कि फिलहाल जो है माहौल सामान्य है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका धन्यवाद रुपेश। जसपुर क्षेत्र की बात करते हैं, जहां बीते कुछ दिन पूर्व जसपुर के एक गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना और पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को दोषी के खिलाफ सख्त सजा दिलाने और सरकार द्वारा पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता प्रदान करने की बात कही है। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधी की सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए और न्याय प्रक्रिया के तहत कितना प्रावधान दे पाते हैं उसमें एक गैप रहेगा, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस अपराध की बात की जाए तो पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की है और एविडेंस बहुत अच्छे इकट्ठा किए गए हैं और अपराधी को सजा जरूर होगी। इस तरह की सज़ा तो सख्त से सख्त होनी चाहिए, लेकिन हम क्या चाहते हैं और हमारी न्याय प्रक्रिया के तहत हम कितना प्रावधान दे पाते हैं उसमें शायद हमेशा ही गैप रहेगा, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया में बहुत सारे इफ़ एंड बट्स आ जाते हैं। फिर भी इस केस की अगर मैं बात करूं तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी और बहुत अच्छा, जहां तक मुझे बताया है एसएसपी ने, कि एविडेंसेस बहुत अच्छे से कलेक्ट हुए हैं और सज़ा ज़रूर होगी अभियुक्त को। उनके पास कन्फेशन भी है उसका और एविडेंसेस अच्छे होने से मुझे उम्मीद है। लेकिन ऑल साइड एंड डन, आयोग के अध्यक्ष होने के नाते यह हमें स्वीकारना होगा कि ये जो दूषित मानसिकता है ये बहुत फैल रही है। रुड़की तहसील परिसर में स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर उत्तराखंड किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन 32वें दिन भी जारी है। उत्तराखंड किसान मोर्चा के द्वारा करीब 31 दिन पहले अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था। उनकी मांग है कि विद्युत विभाग के स्मार्ट मीटर हरिद्वार जिले के शहर और देहात में नहीं लगाए जाएं। इसके साथ ही इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का बकाया जल्द ही भुगतान किया जाए। आपको बता दें कि विद्युत विभाग के द्वारा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा था, जिसका उत्तराखंड किसान मोर्चा के द्वारा जोरदार विरोध किया गया है। इसके साथ ही इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का लगभग 130 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान भी बकाया चल रहा है और इस भुगतान की मांग को लेकर और स्मार्ट मीटर के विरोध में उत्तराखंड किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने बातचीत में बताया कि धरना प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड सरकार का कोई जिम्मेदार नेता या बड़ा अधिकारी हमसे बात तक करने नहीं आया है। इस मौके पर उत्तराखंड किसान मोर्चा के किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन देकर 27 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास पर 10 किसानों के द्वारा आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली है। इस मौके पर बड़ी संख्या में उत्तराखंड किसान मोर्चा के किसान भी मौजूद रहे हैं। पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला इस बार चर्चा का विषय बन चुकी है, जब सीता स्वयंवर के मंचन के दौरान पुरानी पेंशन बहाली की मांग का मुद्दा उठाया गया।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महासचिव ओपीएस प्रदेश के राजा के रूप में सीताराम पोखरियाल मंच पर पहुंच गए। उन्होंने मंच से कहा कि प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जैसे सीता स्वयंवर में राजा जनक ने वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी, वैसे ही प्रदेश सरकार भी कर्मचारियों को राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर देगी। इस अनोखे तरीके से मंच से पुरानी पेंशन की मांग उठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग इसे रचनात्मक व सकारात्मक पहल भी मान रहे हैं। इससे कर्मचारियों की आवाज को नई ताकत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है मंत्री जी, हम आपके कहने में चाहते हैं और निश्चित रूप से आप हमारी बात जनक दरबार में रखेंगे, ऐसी कामना है। धन्यवाद। स्थान ग्रहण कीजिए महाराज। पेंशन की आवाज आज जनक के दरबार में उठा और मैं आज जनक जी से अनुरोध करने आया हूँ कि कर्मचारियों की जो पेंशन बुढ़ापे की सहारा लाठी है उसको कर्मचारियों को, अधिकारियों को, शिक्षकों को दे दो। और निश्चित रूप से आज जनक जी का दरबार है, हमें पूरी उम्मीद है कि इस दरबार में हमें पेंशन मिलेगी। और मैं यहाँ पर आज मैं मोर्चे का प्रतिनिधित्व करके आया हूँ और जो पेंशन नहीं देगा तो ये दरबार राजा ओपीएस की है और ओपीएस हम नहीं करेंगे। ना हमें वोट यूपीएस चाहिए, ना हमें एनपीएस चाहिए, हमें केवल वोट ओपीएस चाहिए। और इसके लिए अगर नेता बनना हो तो बाद में नेता भी बनना पड़ेगा। कैंची धाम में हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में कैंची धाम की धारण क्षमता तय की जा रही है। प्रदेश के पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने कैंची धाम में तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं और सरकार की ओर से आगामी दिनों में किए जा रहे पहल की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कैंची धाम में निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी पार्किंग का काम अभी जारी है। उन्होंने बताया कि 600 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग तेजी से बनाई जा रही है और इसके तैयार होने के बाद श्रद्धालुओं का आवागमन और ज़्यादा सुगम हो जाएगा। पर्यटन सचिव ने कहा कि बाईपास सड़क निर्माण को वन विभाग से एनओसी मिल चुकी है और काम शुरू हो चुका है। वहीं राती घाट के पास 74 मीटर स्पान पुल के निर्माण के लिए करीब 10.25 करोड़ रुपए की डीपीआर शासन को भेजी गई है। आपको बता दें कि कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भारी तादाद के चलते न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि स्थानीय लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बाईपास के निर्माण होने तथा कैंची धाम में मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण होने के बाद लोगों को काफ़ी सुविधा मिल जाएगी। कैंची धाम में देखिए तो पहला काम है वहाँ का कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था बननी है। तो उसमें लगभग 600 वाहनों की पार्किंग के लिए इवन केंद्र सरकार से भी उसमें धनराशि मिली लगभग 17 करोड़ के करीब। तो उसमें काफ़ी काम हमारा प्रोग्रेस में है। और दूसरा काम जो मेन था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि भवाली सैनिटोरियम से लेकर राती घाट तक एक बाईपास का निर्माण होना है, जिसमें लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का काम ऑलरेडी हो चुका है। और आगे का काम जिसमें वन भूमि का हस्तांतरण होना था वो हस्तांतरण हो गया है। तो आगे भी उसकी कार्रवाई शुरू होगी, तो काफ़ी तेजी से उसमें भी काम करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।